All right, hello everyone, and welcome back to SK Monikis. And after just a few more days, we are back once again. तो I guess 2 or 3 days पहले हम लोगों ने एक live streaming किया था, and we are back for once again. So with another live stream over here, and guess I'll just wait for the chats to continue. All right, coders, hey bro, hi. I'm Sayantan. Well, yeah. अनूप शुक्ला, हेलो ब्रो, आप कौन से क्लास में हो? वेल, करेंटली आई एम इन 9th स्टैंडर्ड. गणेश कुमार, हेलो सर, आई एम अनिरुद्ध, हेलो. गार्डन ऑफ एजुकेशन बाय शुभम कुमार, हे ब्रो, हाय. एंड आर्यन मोला, हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन वन गोल. तो ऑब्वियसली आपका एक सिंगल गोल होना चाहिए, एक सिंगल टारगेट होना चाहिए, एंड ट्राई टू कीप असाइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस दैट यू पॉसिबली कैन. मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शंस आप साइड कर सकते हो उन्हें साइड करो. और आई गेस इट्स इवन ऑल राइट कि यू हैव सम अदर हॉबीज और समथिंग, बट व्हाट यू शुड डू इज ये जो ऑब्सेशन होती है वो आपकी गोल से ही होनी चाहिए. अ, अनूप शुक्ला, फिजिक्स के लिए कौन से बुक यूज करते हो ब्रो? वेल, आई स्टडी लाइक लॉट्स ऑफ बुक्स, सो यू कैन नॉट जस्ट नेम अ फ्यू. गार्डन ऑफ एजुकेशन बाय शुभम कुमार, भैया हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं. अप्रोच या क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करें? फिजिक्स के जो क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप मान लीजिए आपने फिजिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन उठाया. लेट्स से रोटेशनल मोशन का फॉर इंस्टेंस कोई क्वेश्चन उठाया. देन वहाँ पे रोटेशनल मोशन से ऑब्वियसली रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होंगे, जस्ट आई एम अस्यूमिंग कि आपको आते हैं, जो कंसेप्ट्स हैं वो आते हैं. तो मैथमेटिकल लेवल होनी चाहिए, उस लेवल पे होनी चाहिए कि जो भी उसमें assumptions नीडेड हैं, जहाँ जैसे मान लीजिए उसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नीडेड है इन सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. साइन थीटा की स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थीटा इक्वेट कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. आप इसे 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिखते हो. सो उसमें जो भी मैथमेटिकल टेक्निक्स नीडेड है, पहली चीज आनी चाहिए, कंसेप्ट फॉर्मूलाज आना चाहिए. व्हेन यू नो ऑल दिस, तब क्वेश्चंस को जब आप स्टार्ट करते हो, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में कौन सी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, एंड इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन से कौन सी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में पूछा गया है. यूजुअली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी उसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपको खुद डिराइव करनी है. तब उसमें से डिराइव करके पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके यू हैव टू अराइव एट योर फाइनल आंसर. तो आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो. अगर एक डेरिवेशन टाइप है, स्पेशली एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, तब उसे पार्ट में ब्रेक करो कि इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, फिर इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, एंड ऐसे करते करते यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. द बेस्ट वे इज टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड. पार्ट में ब्रेक करके सिचुएशन समझना चाहिए. रोशन यादव, फिजिक्स समझ नहीं आता क्या करें? वेल, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड फिजिक्स, तब बेसिकली पहली चीज़ हो सकती है आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, सो मे बी यू आर नॉट जस्ट बीइंग एबल टू वाइब विद द टीचर. या फिर अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, जो कि मैं पर्टिकुलरली प्रेफर करता हूँ, तो उस केस में आपको समझ नहीं आ रहे कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट, या फिर उसकी मैथमेटिकल टेक्निक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, दैट इट्स नॉट एंटरिंग इन योर हेड. उस पर्टिकुलर केस में यू हैव टू ओनली बेसिकली just give more and more time to it. जैसे even right now, like I'll tell you, today I was studying this concept कि आज मैं पढ़ रहा था I guess about D-Alembert equation. तो D-Alembert equation while studying it, इसके जो Lagrangian multipliers होते हैं, equations होते हैं, so it's basically part of a mechanics called Lagrangian mechanics. तब वहाँ पे it really felt this complicated. जैसे पहली बार जब आप फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो जो न्यूटनियन मैकेनिक्स बेसिकली आप पढ़ोगे,
सो व्हेन यू स्टडी न्यूटनियन मैकेनिक्स, तो जो कॉम्प्लिकेशन पहले आपको फील हो सकती है, स्पेशली न्यूटनियन मॉडल से रोटेशन, जो पहली बार आप रोटेशन पढ़ोगे तो जो कॉम्प्लिकेशन फील हो सकती है, दैट वाज द लेवल, इनफैक्ट even more than that was the level of complication I felt today while studying that particular thing. So but still what you basically do is उसको और टाइम देना है, उसकी एक एक लाइन को आप बार बार पढ़ो, रिपीट करो, उसे लिखो, बार बार लिखो, रिपीट करो, एंड इट विल ऑल गेट इनटू योर हेड. सो उस चीज को आपको बस बार बार पढ़ना होगा, यू हैव टू रिपीट इट, उसी से समझ आएगी. Uh, Here is Army. Hi Sarim, how are you and why do you want to become theoretical physicist than technical industrialist? Please answer it, Sarim. Well, personally, I don't have much interest in technical industries. मेरा particular interest research field के towards inclined है. Like I want to specifically like just wondering about the secrets and the mysteries of the universe. That is the thing. कि पर्टिकुलरली इन द टेक्निकल इंडस्ट्री, अगर आप कोडिंग में देखते हो एंड ऑल दिस थिंग, तब वहाँ पे व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग इज प्रोग्रामिंग. मतलब ये सेट ऑफ रूल्स से बेसिकली आपको ये प्रोग्राम करना है, एंड दैट्स ऑल द थिंग. कि अगर आप देखो ऑल द कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 एंड 0 1. 0 1 0 1 की कॉम्बिनेशन है ऑल दिस थिंग दैट यू आर सीइंग. जो इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से फ्लो हो रहे हैं, फिर उस बेसिकली पर्टिकुलर अगर आप देखते हो साइड से इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो स्टॉप्ड है. सो दैट इज बेसिकली ऑल. बट व्हाट आई पर्सनली फील इज कि मुझे जिस फील्ड में जाना है, वेर आई हैव टू डू रिसर्च, मतलब वो जो ऑलरेडी चीज़ें नहीं डिस्कवर्ड हैं या फिर जो डिस्कवर्ड हैं उन्हें कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, दैट इज माई पर्टिकुलर. हियर नजमा खातून. Sarim, please make a video of your journey zero to hero. Means first I have completed SC Verma and then, well, I have already made a video on that. Talha Rasool, why magnetic field doesn't perform work? मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क इसलिए परफॉर्म नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होती है वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज के परपेंडिकुलर होती है. जैसे अगर आप इसका इक्वेशन ही देखोगे तो इट इज वेक्टर एफ इक्वल्स, एक सिंगल चार्ज एज्यूम करते हैं, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी. मतलब अगर मान लीजिए फॉर इंस्टेंस फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इज इन दिस डायरेक्शन, कोई चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली नोटिस करोगे राइट हैंड थंब रूल से, वेक्टर वी, दिस इज वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, तो इस डायरेक्शन में मींस टुवर्ड्स यू इन पर्टिकुलर, टुवर्ड्स दिस स्क्रीन मैग्नेटिक फोर्स होगी. हमेशा ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है. सिंस आप अगर फॉर इंस्टेंस पावर का इक्वेशन देखते हो, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, इंस्टेंटेनियस पावर, तब दिस इज बेसिकली पी वी एफ वी कॉस थीटा. तो यहाँ पे कॉस थीटा ये जो टर्म है जो कि हमेशा फील्ड के लिए जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर इंस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड इन पर्टिकुलर, तब इसीलिए ये वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, तो ये कभी वर्क नहीं कर सकती. तिवारी, आई एम इन नाइन्थ, प्लीज गाइड मी लाइक हाउ कैन आई डू मोर. पहले कैसे क्या पढ़ूँ मैं, टारगेट है फिजिक्स एंड मैथ्स एट हाई लेवल. वेल व्हाट यू शुड फर्स्ट डू इज कि पहले आप मैथ्स, आप थोड़ी मैथ्स कवर करने की कोशिश करो, लाइक बेसिक कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल दिस स्टफ. देन यू कैन टेक फिजिक्स एंड मैथ्स अलोंग साइड. तो पहले तो आपने बेसिक मैथ्स आप कवर कर लो, उसके बाद फिजिक्स एंड मैथ्स को अलोंग साइड बाय साइड लेके चलो. यू कैन स्टार्ट विद वॉट एवर बुक. पहले फिजिक्स में आई रिकमेंड समथिंग इन पॉपुलर फिजिक्स रीड करो, समथिंग लाइक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एज आई ऑलवेज से, एंड उसके बाद यू कैन मूव टुवर्ड्स टेक्स्ट बुक्स जब आपकी उस लेवल की मैथ्स क्लियर हो जाए. एंड फिजिक्स में क्या करें एडवांस के लिए, सत्यम शर्मा ग्रेट फिजिसिस्ट. एडवांस लेवल की फिजिक्स के लिए बाय दिस इफ यू पर्टिकुलरली मीन जेईई एडवांस्ड, तब जेईई एडवांस्ड के लिए आई वुड से कि ज़्यादा व्हाट यू डोंट हैव टू बेसिकली फोकस अ लॉट मोर. अगर आपके मेन की बेसिकली प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट है तो मेन एंड एडवांस के कंसेप्ट तो इनफैक्ट सेम होते हैं. तो मेन की प्रिपरेशन कंप्लीट है, उसी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसे आपको बस थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे जाना है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, क्वेश्चन को एज एन एडवांस्ड क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करो. अ जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन इज नथिंग बट अ combination of multiple JEE mains question.
तो एडवांस लेवल का करना है, उसे आप मल्टीपल क्वेश्चंस में ब्रेक करो, पार्ट बाय पार्ट, कि पहले ये पार्ट सॉल्व करना है, फिर ये पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते जाओ, वहाँ से आप बेसिकली इंफॉर्मेशन निकालते जाओ, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज फाइनली उससे आपके फाइनल आंसर पे आ जाओगे। An aspirant, hey bro, I'm in class 8. I admire you so much and I want to become like you. Can you guide me how to start for future studies earlier? You can answer my question by telling how did you start. Well, I started in particular by reading the book A Brief History of Time, which उसके बाद H.C. Verma sir की Concepts of Physics, and then I basically continued on. पहले मैंने J level की कुछ चीज़ें किया, and when I felt कि this isn't exactly how physics is done, I moved on to books like Resnick, Halliday, Walker, and University Physics. So I tried these kinds of books. So I would say, as I've been saying a lot of times in just this stream only, कि popular physics से start करो, उसके बाद you can move on to textbooks. Technocoders, what's Lagrangian mechanics? Well, Lagrangian mechanics basically, जैसे classical mechanics भी isn't just limited to Newtonian mechanics. Newtonian mechanics में जो F equals ma या फिर F equals dp by dt से जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऐसे न्यूटनियन मैकेनिक्स के जैसे दो और काइंड की मैकेनिक्स हैं, लैग्रांजियन मैकेनिक्स एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, जो कि एनर्जी के कंसेप्ट्स को यूज करते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। यहाँ पे आप बेसिकली एक लैग्रांजियन या फिर एक हैमिल्टनियन ऐसा फंक्शन बनाते हो इन एनी गिवन सिचुएशन, एंड इन्हें डिफाइन किया जाता है एज जस्ट कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी भी गिवन सिस्टम की, इनके सम और डिफरेंस को हैमिल्टनियन एंड लैग्रांजियन कहते हैं। तो इन्हीं के सम एंड डिफरेंस के बेसिस पे आप लैग्रांजियन बेसिकली फॉर्म करते हो किसी भी सिचुएशन में, एंड उनके डेरिवेटिव से जो भी आपके गिवन सिचुएशन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो। Although it might sound really simple at first, but I would really say कि Lagrangian mechanics is, I guess, tougher than Newtonian mechanics as far I have studied it. मतलब इसके बेसिक कंसेप्ट्स लर्न करना रिलेटिवली टफर है। ऑन द वन साइड न्यूटनियन मैकेनिक्स में आपको अच्छी इंट्यूशन चाहिए एंड बेसिक कॉमन सेंस चाहिए। ऑन द अदर हैंड लैग्रांजियन मैकेनिक्स में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जैसे कंस्ट्रेंट्स पढ़ना, जिसमें विच इज़ रियली डिफिकल्ट। नॉर्मली न्यूटनियन में कंस्ट्रेंट्स का जो टॉपिक है रिलेटिवली सिंपलर, बट इसमें जो अलग अलग काइंड के कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनकी स्टडी व्हेन यू एक्चुअली डू दैट, इट फील्स रियली like that level of difficulty, and things such as D'Albert's theorem. सत्यम शर्मा, great physicist. बुक कौन सॉल्व करूं फिजिक्स का, जेई मेंस का? जेई मेंस लेवल पे आई वुड से एचसी वर्मा जस्ट डज दैट. Army, what is the theory of quantum gravity, and also what is the ultimate fate of the universe? Please answer, Sarim. The quantum theory of gravity, this is basically कि कैसे आप ग्रेविटी को एक क्वांटम लेवल पे समझ सकते हो. अंडरस्टैंड इट दिस वे कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि मान लो आपके पास कोई भी फोर्स है, इस फोर्स को आपने क्या किया, लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्सर्ट होती है? फोटॉन्स की हेल्प से एक्सर्ट होती है. इट इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन रिलीज करेगा, दूसरे को स्ट्राइक करेगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, फोटोन अब ऑब्वियसली अपनी एनर्जी दे रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा. तो ये फोटोन की हेल्प से बेसिकली जो इंटरेक्शन हो रहा है वो होता है. ऐसे आपके पास दूसरे भी पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स की बेसिकली इंटरेक्शन कराते हैं. जो ग्रेविटेशन का फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे ग्रेविटिन प्रेडिक्ट किया गया है. अब यहाँ पे ग्रेविटेशन बहुत ही वीक फोर्स है जिसकी वजह से ग्रेविटिन ऑब्वियसली ऑब्जर्व नहीं किया गया एंड इट्स नॉट प्रॉपर्ली नोन वेदर इट इनफैक्ट एग्जिस्ट और नॉट. लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली कि कैसे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्वांटम लेवल पे एक्चुअल में समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड अदर फोर्सेस को समझ रहे हैं. जैसे इन्हें एज द काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज फोटॉन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, तो कैसे ग्रेविटेशन को इसी लेवल पे समझ सकते हैं. एंड द थ्योरी हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट.
Technocoders, how does the general theory of relativity help us calculate the gravitational field? Well, it depends ki what do you mean by gravitational field. Gravitational field basically a classical concept है. On the other hand, general theory of relativity gravitational field को calculate नहीं करती है. What it calculates is basically इसके जो equations हैं Einstein field equations कि कोई भी object है, कोई भी energy आपके पास कहीं भी stored है, तो वहाँ पे वो कितना इसको कर्व कर सकती है, स्पेस टाइम को कितना कर्व कर सकती है, एंड जिसकी वजह से कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी प्रोड्यूस होगी ऑन एनी गिवन मास. तो दिस वे वी कैन से कि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस एंड ऑल दीज इक्वेशंस दैट यू आर यूजिंग इन जनरल रिलेटिविटी, बट इट वुड नॉट बी वेरी राइट टू कॉल इट ग्रेविटेशनल फील्ड. Here it is. Satyam Sharma, great physicist. सर थोड़ा सा बताइए क्रॉस प्रोडक्ट करने पर डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. वेल इट इज रियली सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज टेक योर राइट हैंड ओवर हियर. क्रॉस प्रोडक्ट मान लीजिए आपके पास, जैसे अभी मैंने लिया था एक एग्जांपल, वेक्टर एफ इक्वल्स क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी. यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है. वो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन देता है, द मैग्नेटिक फोर्स. तब आपको बस क्या करना है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आपके पास एक डायरेक्शन होगी फर्स्ट वेक्टर की, यहाँ पे वेक्टर v, एक डायरेक्शन होगी सेकंड वेक्टर की वेक्टर b. व्हाट यू बेसिकली डू इज टेक योर राइट हैंड. आप अपना राइट हैंड प्लेस करो. जैसे मैंने अभी ये डायरेक्शन लिया था, वेक्टर v ये इस डायरेक्शन में, वेक्टर b इस डायरेक्शन में. अपना हैंड प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, एंड आपको अपना हैंड बेसिकली कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, अपनी फिंगर्स को. तो ऑब्वियसली अपनी फिंगर्स को ऑपोजिट तो आप कर्ल नहीं कर सकते. तो व्हाट यू डू इज रिवर्स योर हैंड, मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप अपनी फिंगर्स प्लेस करते हो, सो दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. आप ऊपर अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, सो दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो हियर इज वेलोसिटी वेक्टर, ऊपर की डायरेक्शन में कर्ल किया, सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तब जो डायरेक्शन आपका थंब रिप्रेजेंट करे परपेंडिकुलर टू दिस, that is the magnetic force. So you have to place your hand in front of the first vector in the direction. You have to curl your fingers in direction of the second vector. जो आप डायरेक्शन आपका थंब दे रहा है, that is the third vector, the cross product of two. अगर यही वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b, तो वेक्टर b इधर है, वेक्टर v इधर है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर्ल किया तो मेरे टुवर्ड्स से आता. तो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट में ऑब्वियसली यहाँ पे इनकी जो आपकी सेंस है, इन द सेंस दैट यू आर मल्टीप्लाइंग देम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, उससे डायरेक्शन रिवर्स होता है. An aspirant, if I my sports will be lowered or not, and how many marks do you score in school exams? Well, I cannot exactly say that, like I didn't prepare for JEE or anything. लेकिन मेरे marks in school are just, I guess, going decent. Ishman, hello Sarim bhaiya. Can you tell the components of vectors? Cos is for horizontal axis or vertical, and sin is for vertical or horizontal. Well, I'll be really glad to explain that. क्योंकि ये जो एक concept होता है vectors का, I used to also be stuck a lot in the starting days in this. तो देखो आपके पास cos and sin के जो horizontal and vertical की confusion है. Just forget it all कि cos and sin आपको horizontal and vertical से replace करना है. कि मान लीजिए आपने ऐसा डिसाइड कर लिया कि कॉस हॉरिजॉन्टल के लिए, इसके साइन वर्टिकल के लिए होगा. अगर आपके पास एक्स एक्सिस से, लेट्स से एक्स एंड वाई हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, यहाँ पे कोई वेक्टर है. अगर इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, तब एक्स एक्सिस पे इसका जो कंपोनेंट कॉस थीटा से बनेगा. अब यहाँ पे ये जिस भी एक्सिस से जितना भी एंगल बना रहे, कॉस ऑफ दैट एंगल से इसका कंपोनेंट बनेगा. वर्टिकल के लिए यहाँ पे साइन इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर इसने एक्स से लेट्स से थीटा एंगल बनाया, तब हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस थीटा आप यूज करोगे. वर्टिकल से तब ये 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बनाएगा, बिकॉज एक्स एंड वाई आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर.
कॉस तब इसका जो वर्टिकल एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनेगा वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा से बनेगा। यहाँ पे साइन थीटा आप इसलिए लिखते हो क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो जो भी एंगल है आपके पास विद द गिवन एक्सिस, कॉस ऑफ दैट एंगल भी ये वही होगा। यहाँ पे साइन आप बेसिकली इसलिए लिखते हो क्योंकि कॉस 90 डिग्री साइन थीटा हो जाता है। तो अगर यही कॉस विथ थीटा एंगल विथ वर्टिकल बनाता, तब यहाँ पे कॉस थीटा आप करते फॉर वर्टिकल एंड थीटा एंगल फॉर वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल पे साइन हो जाता। Army, the Big Bang Theory describes the expansion of the universe from an extremely hot and dense state, but it fails to explain what happened at the exact moment of the singularity. Why? It's because जो theory Big Bang theory के लिए use की गई है, the general theory of relativity is obviously incomplete. Relativity भी complete नहीं है, and at the very moment of the singularity आपको देखना है कि ये universe एक बहुत ही massive ऑब्वियसली यूनिवर्स था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली डेंस स्टेट में था एज सेड बाय द थियरीज। मतलब इट वाज सो स्मॉल, क्वांटम जितना छोटा था, एट क्वांटम लेवल ये छोटा था, लेकिन मैसिव इनफ कि इसमें जो भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस हो वो यूज हो। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ही यूज हो रहे हैं, इसीलिए हमारी करंट थियरीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। दैट इज कि इसे एक्सप्लेन करने के लिए यू इनफैक्ट नीड द क्वांटम थियरी ऑफ ग्रेविटी। here it is कि where did it go? Wali Hassan, I'm tired of asking. Please reply. I'm good in physics but bad in maths. What should I do? Well, you should just practice maths more. आपको maths और ज़्यादा practice करना है. That's what you will do. तो अगर आपको physics में ही अपना career बनाना है और something like that, तब आप मैं applied maths को ज़्यादा practice करूँ, वरना basic calculation तो I guess majority of people who are in fact studying physics cannot do that. ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कर नहीं सकते, दे विल टेंड टू इनफैक्ट यूज कैलकुलेटर इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग देमसेल्फ, या फिर मे बी वो प्योर मैथ से उतने अच्छे नहीं होते। सो इफ यू आर नॉट गुड इन प्योर मैथ, सो दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट, अप्लाइड मैथ्स पे काम करो, बट डोंट जस्ट थिंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट। प्योर मैथ्स को भी यू शुड ट्राई गिविंग टाइम एंड स्ट्रेंथनिंग इट। Techno coders, bro, you said you'll make video on the derivation of E equals MC square. Well, yeah, I will try very soon. Nazma Khatun, Sarim bhai, please tell me how much day, month, and year to completed university physics and Walker in physics for scientists and physics scientists and engineers. Please tell one by one. Well, I guess I don't remember it that way कि मैंने एक एक बुक को कितना डेज या फिर मंथ्स या फिर ईयर दिया है to for the completion of it. बट द थिंग इज कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स एंड फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मैंने एक साथ पढ़ा था, एंड रेस्निक हैलिडे वॉकर का भी रिमेनिंग पोर्शन, तो ये तीनों बुक्स इनफैक्ट मैंने एक साथ फिनिश किया था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इन हाउ मच टाइम एंड इट डजंट इवन मैटर। फिर भी एक गेस होगा ना, एक अंदाजा होगा कितने टाइम लगा। 3 months I suppose when I was serious over it. 3-4 months लग गया था for 3 books. 3 books. वो तीनों बुक 3 से 4 महीने लगे थे इनको। ये जल्दी हुआ था जो लास्ट में पढ़े थे। क्रेन को हमको लगा 17-18 दिन में खत्म किए थे। या बट दिस वाज अ ओवर द टॉप। उसमें कुछ पार्ट छोड़े थे ना। आई डिडंट लीव, आई हैव टू रिवाइज। खत्म। ऑल राइट। प्रियांशु वर्मा एक्सपेरिमेंट। सारे भाई, माय नेम इज प्रियांशु, मुझे आईआईटी करनी है एंड उसके बाद साइंटिस्ट बनना है, कैसे बने?
वेल आईआईटी इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। अगर आपको रिसर्च करना है, हाँ, अगर आपको टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में रिसर्च करना है, आईआईटी प्रॉब्ली इज गुड फॉर दैट, इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेचुरल साइंस के फील्ड में रिसर्च करना है, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री और समथिंग, तब उस केस में आईआईटी आई वुडेंट एक्चुअली से कि नेचुरल साइंस की रिसर्च में इज दैट गुड। तो यू शुड ट्राई फॉर समथिंग लाइक आईआईएससी या फिर सीआर, आईआईएसईआर, or something like that. उसके लिए you just have to do your BScs, MScs and then PhD. Double knowledge is telescope is the time machine or not? Well, जो टेलीस्कोप से आप डिस्टेंट स्टार्स देखते हो, यू आर एक्चुअली सीइंग देम इन देयर पास्ट स्टेट, क्योंकि जो भी वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लग रहे हैं लाइट को आने में, सो इट इज गिविंग यू द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट स्टेट। बट गोइंग बाई दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो भी इंस्टेंटली आपके आईज में इंटर नहीं कर रहा है, उसमें भी टाइम लगता है। सो टेक्निकली अगर आप देखो, so everything that you're seeing around you is in fact in their past state. So that's what it is. Hmm. Shubhanshu, according to Einstein, their equation equals mc squared. The energy is changed into mass. तो क्या मास भी एक एनर्जी का फॉर्म है? वेल या इट इज। और रादर देन दैट व्हाट यू कैन से मोर करेक्टली इज कि एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इन्हें चेंज करना पॉसिबल है। चेंज करना कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए आपने मैटर एंड एंटी मैटर को कांटेक्ट में लाया, तो उससे बेसिकली एनर्जी क्रिएट होती है। इस रिएक्शन के बाद रेज, गामा रेज एमिट होती है। तो एनर्जी एंड मास इनफैक्ट इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दे आर इनफैक्ट इक्विवेलेंट। व्हेन आई ब्रो, बॉडी को जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, तो बॉडी के एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन क्यों जीरो होता है और वेलोसिटी भी क्यों नहीं चेंज होता है एक्स कंपोनेंट में? वेल जो वाई कंपोनेंट है आपका, वो तो वर्टिकल है। तो अर्थ वर्टिकली इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी अपने टुवर्ड, तो वाई कंपोनेंट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्लियरली जीरो नहीं होता है, बल्कि जो बॉडी आगे अपनी एक्स वेलोसिटी से मूव करता है, तो वहाँ पे उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में भी एक रिटार्डिंग फोर्स, यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो आ जाती है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन जनरल एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन में आप एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन जीरो लेते हो, क्योंकि एयर को अगर आप नेग्लेक्ट करो, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करो, तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होती है। जो फोर्स है ग्रेविटी की वो नीचे है, मतलब वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तब एक्स एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तो एक्स वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगी। Techno goddess, bro, what will you do when someone asks you to integrate the Gaussian integral? Well, what I'm gonna do is stop studying right there. क्योंकि Gaussian integral को integrate करना is like something that I wouldn't really wish to do. Some that kind of thing. मतलब जब तक एक purely symmetric situation नहीं है, लेट्स से कुलम्स लॉ एंड गॉस लॉ को अगर कंपेयर करें, सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि कुलम्स लॉ क्लियरली आपको एक फील्ड एंड फोर्स देगा बिटवीन टू चार्जेस और बिटवीन व्हाटएवर डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम ऑफ चार्जेस। गॉस लॉ ऑन द अदर हैंड यहाँ पे चार्ज इनसाइड द सरफेस पे रिलाई करेगा, लेकिन कुलम्स लॉ इज गॉस लॉ कुलम्स लॉ से ज़्यादा फंडामेंटल होता है, बट गॉस लॉ इज बेसिकली अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स अगर वो सिचुएशन सिमेट्रिक नहीं है, उससे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। हाईली सिमेट्रिक सिचुएशन के लिए इट रियली गिव्स रियली ग्रेट इनसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ, जहाँ पे वो सिमेट्री नहीं है, तब इट इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क। Here it is कि double knowledge why moving electron produce magnetic field. Well, that you might say is basically the nature of particles. ये particles का nature ही होता है कि वो basically electric field, did you just say electric field? No, magnetic field, all right.
तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स आप कह सकते हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें, या फिर इफ़ यू वांट अ मोर डीप अप्रोच इन दिस, तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे आई टोल्ड कि कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनफैक्ट एक दूसरी ही काइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे ही काइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्पेशल रिलेटिविटी के इफेक्ट से प्रोड्यूस हो रही है। एंड तो ये जो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि सिर्फ मोशन में चार्जेस की होती है, वो स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से इनफैक्ट प्रोड्यूस हो रही है। Vaibhav Gupta, is it recommended to solve H.C. Verma or Resnick Halliday Walker questions for JEE and Olympiad? Well, I guess questions के terms में Resnick Halliday Walker के questions you will not find it that much high level as compared to H.C. Verma. Crane on the other hand relatively ज़्यादा difficult होता है. So अगर JEE Olympiad की बात करें, इनफैक्ट Olympiad के लिए I wouldn't say H.C. Verma. लेकिन अगर JEE की बात करें, H.C. Verma would be more preferable. Nazma Khatun, Sarim, how much hours do you study? Well, it's particularly not decided. Like you just don't count that kind of thing. Army, what is the nature of the black hole information paradox and the properties of Higgs boson? Well, black hole information paradox, if you consider it this way, तो obviously जो भी information हो रही है, information आप कभी destroy नहीं कर सकते हो इस universe में, physics में, but whatever information is there entering inside the black hole, वो something kind of consume हो जाती है. So you are clearly seeing over here, it is kind of contradicting other theories. लेकिन we might find a solution to this अगर हमें पता चले कि black hole के अंदर क्या है. Right at the singularity, maybe we find out or maybe not. But अगर हमें somehow पता चले कि वहाँ पे something like अंदर क्या है, तो we might be able to solve it. Regarding Higgs boson, तो ये Higgs boson is kind of providing mass to so many particles. In fact, it is a rather misconception. Higgs boson ने Higgs field मास प्रोवाइड करता है टू सो मेनी थिंग्स अराउंड यू, बट उसकी भी सारी मास हिग्स फील्ड की वजह से नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से होती है. टेक्नो कोडर्स ब्रो, हैव यू वॉच्ड डीमन स्लेयर? वेल, आई हैव वॉच्ड डीमन स्लेयर. No, I haven't watched season 3 yet. In fact, I was so excited. मैं पहले I was like waiting for 1 year and 4-5 months for season 3. लेकिन अभी तक मैंने season 3 नहीं देखा. When it has already been over. I was so eagerly waiting for it, but I just didn't watch the season 3, except for the first episode. Do you watch it Avengers one more? Yeah, I used to watch Avengers. I used to. Avengers? Technocoders, don't worry, I'll spoil you. Well, that's kind of horrible, but I do know the end story. Ki, what is the end story? Something like Tanjiro is just turning into the demon king Tanjiro, and something Nezuko can even step out in the sunlight, and Muzan will be defeated. You have persons like Shinobu is dying. So I don't know the kind of story, what is happening. Mental meme, have you completed your all JEE syllabus? Well, physics kind of. Technocoders, Sanzero died and came back to life. Well, yeah, I don't know. Difference between neutron star and black hole, Ankit Chaudhary. Well, the difference between neutron star and black hole is basically कि a black hole is more of a compact version of a neutron star. Neutron star का भी compact version एक black hole होता है. So when you have a कि neutron star is basically just orbiting very fast, उसमें से light को बहुत difficulty होती है to को और compact करते हो, जब वो और collapse कर जाता है तब वो एक black hole. I guess it's already been 30 minutes. In fact, over 30, there's roughly 35. So it was planned to be just till 10:30, but we extended this long. And I guess I'll end it at this only and hope to come sometime. So sometime else. So that was all for today, and bye. Good night.